दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 1 दिसंबर, जिसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ने चल रहे हैं। जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होगी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या जिन्हें टेस्ट देना होगा वो ज़रूर से देंगे। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जिन्हें भी देना होगा, होना तो ये चाहिए दोस्तों कि आपको वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर देना चाहिए। और कोशिश करिए, मैं डेली डेली नहीं कर रहा हूँ कि आप टेस्ट दीजिए, लेकिन जैसे अगर आज है 1 दिसंबर, तो आपको ये होना चाहिए कि जो 30 नवंबर को चीज़ें पढ़ाई गई थी वो चीज़ें तो आपने पढ़ी थी, लेकिन वो चीज़ें क्या आपको आज याद हैं? ठीक है, अगर आज आप 30 नवंबर का जा करके एक बार टेस्ट दे लीजिए तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। और अगर आप कल के क्वेश्चन को नहीं हल कर पाते हैं तो आपको खुद भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमें शायद ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, फिर कोई ना कोई कमी हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम चीज़ों को जल्दी भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने की बहादुरी नहीं है। करंट अफेयर कुछ समय तक आपको याद रहता है या नहीं रहता है, या फिर ऐसे समय तक जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक चीज़ें याद रहती बखूबी ढंग से कि नहीं, वो बड़ी बात है। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना तो आम बात है, दुनिया में सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को याद है ये मैटर करता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि पिछले कम से कम 1-2 दिन का करंट अफेयर आप हमेशा हल किया करिए। ठीक है, देखा करिए लेटेस्ट करंट अफेयर, लेकिन हल किया करिए, जो टेस्ट दिया करिए वो बैक डेट का टेस्ट देते चला करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं आज के प्रश्न उत्तर के बारे में। एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि शायद आप बहुत लेट हो चुके हैं। वहाँ पर आपके पढ़ने लायक बहुत सारी चीज़ें दी गई, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी पूरी डिटेल से उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। स्टडी 91 उसका नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक में एक टी सॉर्कन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पहली बात तो यह थी दोस्तों कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय क्या है ना, आपकी परीक्षा में अगर कोई काम इसरो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ नोट करूंगा। कोई काम इसरो कर रहा है, या फिर अपने देश में कोई काम डीआरडीओ कर रहा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया। ठीक है, कम से कम, और रूस हो गया। ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और रूस। ठीक है, कम से कम ये 4 देश, और एक पांचवा देश और मेरी तरफ से ऐड कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस देश का नाम है चीन। ठीक है, ये 5 देश में कोई भी, चाहे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर कोई सैटेलाइट हो, कुछ भी लॉन्च हो रहा है उसे आप जरूर पढ़ा करो, क्योंकि यहीं से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आर्कटिक में एक टी सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यहाँ पर छोटा सा इमेज आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये इमेज है व्लादिमीर पुतिन का। ठीक है, तो याद रखेगा, जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। करा रूस ने आर्कटिक में अपनी टी सरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्स्को फ्रिगेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उन लॉन्च व्हीकल्स का नाम आप याद भी रख सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम तो याद ही रखना पड़ेगा। खरा मिसाइल ने 28 किलोमीटर अपने प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर दूरी तय किया है। यह उड़ान परीक्षण जो है 4.5 मिनट तक चला, और मिसाइल मैक 8 पर, समझ रहे हैं मैक 8 क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैक 1 जो होता है दोस्तों, ये ध्वनि की स्पीड होती है। ठीक है, और ध्वनि के 8 गुना ज़्यादा स्पीड पर दोस्तों इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, जो अपने आप में क्या है, सबसे ज़्यादा तेज है। अभी तक हाईएस्ट 5-6 का रिकॉर्ड हुआ करता था, बट 8 का रिकॉर्ड तो ये मायने रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट है। पूछ रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया? अच्छा, वर्ड ऑफ द ईयर का चुनाव होता कैसे होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों, कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है, कहा जाता है कि एकदम सिंपल इसका चुनने का तरीका है कि अगर यूजर ने ऐसा शब्द जो सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया हो, ठीक है, इस शब्द को, और किस डिक्शनरी में, स्पेशली आपके कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, तो वह शब्द था दोस्तों क्वारंटीन। ठीक है, वैसे सभी शब्द जो है दोस्तों, कोरोना हो, कोविड हो, लॉकडाउन हो, क्वारंटीन हो, ये भी हाल फिलहाल के शब्द हैं, लेकिन क्वारंटीन दोस्तों जो शब्द है, इसको सबसे ज़्यादा बार खोजा गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, जिसके लिए उसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। ठीक है, 2020 वर्ष 2020 के लिए चुना गया है, तो इसे आप याद रखें। देखिए, लिख भी रहा है, इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया उन डेटा के आधार पर दिया गया जिससे दर्शाते हैं कि यह शब्द वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक बार खोजे गए। सिंपली जो मैंने आपको बताया, सिर्फ वही आपका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा किस देश ने ब्रह्मपुत्र की निचली पहुंच पर पहला डाउन
स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बनाई है, उस देश का नाम बताना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों मानसरोवर झील की, जो कि तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में है, ठीक है, तो हाँ उसी के पास से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी भारत में पूरब की तरफ आ जाती है, एक पश्चिम की तरफ चली जाती है। पूरब की तरफ आने वाली नदी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है जो पूरब की तरफ आती है। ठीक है, और पश्चिम की तरफ जाने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और फिर भारत के कुछ हिस्सों से बहते हुए ये सीधे बांग्लादेश में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो याद रखिएगा अब चाइना जो है दोस्तों, ये चाइना जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा है तिब्बत को, और तिब्बत के साथ समझौता करके चाइना ने यानी कि चीन ने ब्रह्मपुत्र की निचली पहुंच पर अपना पहला डाउनस्ट्रीम बांध बनाने की कार्य योजना शुरू कर दिया है। अभी आपको लगेगा दोस्तों कि क्यों भारत इसको रोक नहीं सकता क्या, तो हाँ जी हाँ, भारत इसको रोक नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि कभी आज तक जो है, जैसे आपने सुना होगा सिंधु नदी जल समझौता, यानी सिंधु नदी के जल को कितना हिस्सा हम यूज कर सकते हैं, कितना पाकिस्तान यूज कर सकता है, इसके लिए एक समझौता हुआ है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का कितना जल कौन इस्तेमाल करे, इसके लिए हमारा कोई भी ट्रीटी, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भारत अभी कुछ बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों चीन की सरकार ने तिब्बत सरकार के साथ समझौता करके ये काम कर दिखाया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है चीन ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच पर पहला डाउनस्ट्रीम बांध बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पनबिजली कंपनी है जिसका नाम है पावर चाइना, उसने पिछले महीने ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र में जल विद्युत के दोहन का कार्यान्वयन करने के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और जंगमू दोस्तों एक जगह है, लिख रहा है 2015 में तिब्बत के जंगमू में चीन द्वारा पहला जल विद्युत परियोजना का संचालन भी किया गया था। जंगमू दोस्तों ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जल विद्युत स्टेशन माना जाता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा भारत के इसमें चिंता की विषय क्या है, क्योंकि धीरे धीरे चीन क्या है कि हमारी तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाते चला जा रहा है। ठीक है, और भारत भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। लिख रहा है कि चीन इस तरह की जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को अपने उत्तरी भागों में दक्षिण से उत्तर जल अंतरण परियोजना में मोड़ सकता है, और इसीलिए भारत को चिंता है। क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जितना फ़ायदा पहुंचाता है चीन को, उससे भी कहीं ज़्यादा फ़ायदा या बहुत सारा फ़ायदा हमारे भारत देश को भी होता है उससे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद, ठीक है, बहुत सारे जो नदी है, जैसे लोहित नदी का नाम सुना होगा, जिसे खूनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अगर इस तरह के जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो बांध बना करके पानी को रोका जाएगा, जिसकी वजह से भारतीय किसानों को फ़ायदा कम पहुंच पाएगा, या भारत में पानी की पहुंच कम हो पाएगी। 2017 में भारतीय और चीनी सेना के बीच सैन्य गतिविधियों के दौरान चीन ने 2002 में दोनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पानी से संबंधित जानकारी साझा करना बंद कर दिया। बाद में उसने 2018 में डेटा साझा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो लिख रहा है कि नदी दिहांग या सियांग नाम से सरोवर मानसरोवर झील के पास एक चेम यंगडुम ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना भी कहा जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सभी प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस देश में भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत में शपथ लिया। मतलब देखिए यही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृत को जिंदा रखा हुआ है। ठीक है, वरना हमारे देश में लोग अगर संस्कृत बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को बड़ी बेइज्जती फील होती है। अरे मुस्कुराने वाली बात नहीं, मैं सच बताऊं, बहुत सारे लोग तो हिंदी बोलना भी अपनी बेइज्जती समझते हैं, जबकि आपने मुझे देखा होगा मैं कभी भी तारीफदारी नहीं करता हूं और किसी भाषा का, क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है और संस्कृत तो हमारी देव भाषा है। अगर मुझे आता तो शायद मैं और भी अच्छा फील करता। ठीक है, फिलहाल देखिए बहुत अच्छा काम किया, मेरा दिल खुश हो गया आज जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा। लिख रहा है कि इस देश में भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत में शपथ लिया। ठीक है, वह देश है दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन सा देश है, नया नया काम भी हुआ है। ठीक है, तो वह देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, और इनका नाम है दोस्तों, जो आप इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा। ठीक है, और विदेशी धरती पर जा कर के यार हिंदी में शपथ लेने का मज़ा भी कुछ और होगा, हाँ? है कि नहीं। करा वो संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव को लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। पहले उन्होंने न्यूजीलैंड की देसी थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स बड़ा वाला होगा। ठीक है, देशी माओरी भाषा में शपथ लिया। वह
वह दुनिया के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर संस्कृत भाषा में शपथ लिया है। जरा आप मुझे ढूंढ के बताइएगा कि वो पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने हिंदी भाषा में शपथ लिया था, ठीक है, संस्कृत भाषा में, हिंदी में, ठीक है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया। तो अभी आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, कि भगवान राम की धरती है अयोध्या एयरपोर्ट। बहुत दिन लगा मेरे राम को अपने घर आने में, ठीक है, याद रखेगा दोस्तों। सोचिए अभी इसका नाम अयोध्या, जहाँ पर उसका नाम फैज़ाबाद हुआ करता था, अभी फैज़ाबाद ज़िला हटा दिया गया, उसका नाम बदल करके रख दिया गया अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। सॉरी, अयोध्या उस ज़िले का नाम हो गया, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब फिर से चेंज किया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ठीक है। तो याद रखेगा यूपी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और आगे की चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि योगी कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण करने और उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दे दिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 6 नवंबर 2018 को अयोध्या में हवाई अड्डा बनाने की घोषणा भी किया था, ठीक है। तो ये सभी तथ्यों को आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजधानी लखनऊ और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और 600 एकड़ का ज़मीन भी जो है एयरपोर्ट के लिए मुहैया कराया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, जिसे नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनएसओ का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है ना लोग, ऑर्गेनाइजेशन लगा देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन बोलते हैं भाई, ठीक है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम सुना होगा आपने, उसे सीएसओ का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जरा सा केयर किया करिए, अगर आपसे एनएसओ पूछ रहा है, सीएसओ पूछ रहा है, तो यहाँ पर सीएसओ में सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे तो संगठन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन अगर आपसे एनएसओ पूछता है तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, यहाँ पे कार्यालय है, ठीक है। कह रहा एनएसओ के अनुसार सितंबर में जो तिमाही वाला था, इसमें भारत की जीडीपी दर क्या रही है, आप ये बताइए। भारत की जीडीपी दर तो दोस्तों माइनस में रही है, ठीक है। अभी कोविड की वजह से पूरी की पूरी जीडीपी धड़ाम से गिर चुकी है, ठीक है। -7.5% रही है, किसमें, ये आपका जो सितंबर का था, जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर चल रहा था इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। करा है कि एनएसओ ने 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए जो दूसरा क्वार्टर, इसके लिए जीडीपी का अनुमान जारी कर दिया है। और दूसरी तिमाही में जीडीपी जो है वो लगभग -7.5% की गिरावट देखी गई, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रख दिया गया दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे अब तक के भारत में जितने भी राजनीतिज्ञ हुए उनमें सबसे बेहतरीन कोई व्यक्ति है तो अटल जी लगते हैं। अटल जी जैसे सीधे साधे पुरुष पूरे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सज्जन, ठीक है, बहुत ही समझदार व्यक्ति अगर कोई था तो वो अटल जी थे, ठीक है। शायद ही आपको कोई ऐसा पुरुष मिलेगा जिसके बारे में कोई कुछ ना बोलता हो। तो ऐसे मुझे लगते हैं कि दो चेहरे हमारे सामने हैं। एक तो अब्दुल कलाम जी का चेहरा है राष्ट्रपति के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा है, जिनके बारे में मुझे लगता है कोई भी एक शब्द भी गलत नहीं बोलता होगा, ठीक है। फिलहाल आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए। बेंगलुरु में बोरिंग एंड और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बिलकारी यानी बिल खोदने वाले मेढक की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। जो मेढक क्या करते हैं, बिल खुद से ही खोद देते हैं। जनरली क्या होता है कि मेढक जो है दूसरों के बिल में जाके रहते हैं, ठीक है। जो बिल अजगर वगैरह या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के द्वारा बनाए गए होते हैं, बट यहाँ पर बिल खोदने वाले मेढक भी होते हैं, ठीक है। और इस तरह की मेढकों के लिए एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम है स्फेरोथेका बेंगलुरु, ठीक है। स्फेरोथेका, ठीक है, स्फेरोथेका बेंगलुरु एक नया यहाँ पर है। और इसलिए नाम दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु जुड़ा क्योंकि इसकी जो खोज की गई है ना, ये बेंगलुरु के पास में। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी, कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो दक्कन का पठार है वहाँ पर इस तरह के प्रजातियाँ पाई गई, इसलिए जो है इसका नाम बेंगलुरु दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर मेढक की बात करें तो मेढकों को दोस्तों उभयचरों में गिना जाता है, ठीक है। उभयचरों को एम्फीबियंस भी बोला जाता है। करा वे ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। वे गिल, त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनके, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वे अपने शरीर के तापमान को विनियमित नहीं कर सकते और पर्यावरण के तापमान परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी जगह बदल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करा वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किस राजनेता को दिया गया है, ठीक है।
ये किस राजनेता को दिया गया? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नाम है क्या? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर को साहित्य के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस तरह के अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ग्रुप ने नेहरू सेंटर में एक वर्चुअल समारोह में इसे दिया है, ठीक है। वातायन क्या होता है दोस्तों? थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रख लीजिए। करा वातायन एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि कवियों को, लेखकों को या फिर कलाकारों को उनसे संबंधित क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इससे पहले यह प्रसून जोशी का नाम सुना होगा, ठीक है। एंकर हैं जावेद अख्तर जैसी कई प्रतिष्ठित हस्तियों को भी दिया जा चुका है, ठीक है। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो अब जाहिर सी बात है कि उनके बारे में सोचने का कार्य किसका है? केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, ठीक है। तो इसकी तरफ से दोस्तों, इस मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पहचान के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रांसजेंडर होगा वो पहले आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर उसकी पुष्टि होगी, उसके बाद जा करके मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच पड़ताल किया जाएगा और प्रमाण पत्रों को देख करके तब इस तरह की चीज़ें जारी की जाएंगी, ठीक है। और इसको आप याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे भी लिख रहा है दोस्तों, इसके साथ ही गुजरात में एक गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस भी खोला गया था। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में मेरा फोकस यही रहता है कि करंट अफेयर को कितनी आसान भाषा में आपको दिया जाए ताकि चीज़ें आपको बखूबी याद हो जाए, ठीक है। बाकी आज 1 दिसंबर है और आज से आपकी स्पेशल क्लास शुरू हो रही है। डेली सुबह के 8 बजे दोस्तों, एकदम बेहतरीन क्लास, लगातार 30 दिनों तक ये पैकेज आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। बेशक इस पैकेज को पढ़ने के बाद आपको लगेगा स्टडी 91 शायद अब बहुत बेहतर पहले से काम करने लगा है और बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया, तो जल्दी से जाइए टाइम टेबल देखिए ताकि चीज़ें और भी बेहतर ढंग से आपको समझ में आने लगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।